नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पेट में जिन टॉपिक्स की वो आपको पता है, जैसा कि हम लोग अभी तक अपना भारतीय इतिहास खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी चल रहा है और साथ ही साथ सामान्य जागरूकता भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग फिर पॉलिटी की ही बात करने जा रहे हैं। पॉलिटी में आपको मैंने बताया था कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें कि पहला, दूसरा, तीसरा भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4, ठीक है। पार्ट 4। पार्ट जो पहला था आपका मैंने बताया था संघ और राज्य उसके क्षेत्र हैं वो है। भाग दूसरा आपका नागरिकता का है। भाग तीसरा आपका मौलिक अधिकार का है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है आपका भाग 4 पार्ट 4। हिंदी में 4 है और इंग्लिश में आपको पता है पार्ट 4, ठीक है। इसको ये किस चीज से संबंधित है दोस्तों? ये आपका है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यानी कि एक तो ये राज्य संबंधित चीजें हैं। ये जो आपके जो भी यहाँ पे आर्टिकल आएंगे वो सब राज्यों के लिए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या, और दूसरा क्या है कि दोस्तों इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार मैंने बताया था कि आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अधिकारों को ऐसा नहीं है। जो जितने लिखे हुए हैं उनमें से कुछ का मन होगा तो दे सकती है सरकार और कुछ का नहीं मन है तो नहीं भी दे सकती है, कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए, ठीक है। भाग 4 पार्ट 4 था आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में अगर आए तो पार्ट 4 किससे रिलेटेड आपका डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, ठीक है। इसका आर्टिकल कहाँ कितना, देखिए सबका आर्टिकल ही बताते चल रही हूँ। पार्ट 1 में आपका आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 में कितना था, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। यहां में आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल देख लीजिए कहां से कहां तक है, 36 से 51 आर्टिकल किसमें है आपका भाग 4 में, ठीक है। अब 36 से 51 सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको भाग 3 में बताया था। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न में हमेशा आते हैं हमें वही पढ़ना है। सारे आर्टिकल देखिए आपकी बस की भी नहीं है कि आप पढ़ पाइए, और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्टेज है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ पॉलिटी की पीएचडी नहीं करनी, पॉलिटी में वो टॉपिक पढ़ने जो एग्जाम में आने, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक। तो आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 पार्ट 4 में है, क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। 36 से 51 रट लीजिए। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे जरूरी जो आर्टिकल है, अगर आप में से कुछ लोगों ने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो इस आर्टिकल को देख के जरूर जान जाएंगे। आर्टिकल 40 किसके लिए होता है दोस्तों, ये है आपका ग्राम पंचायत के गठन के लिए। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए इस आर्टिकल को बोला गया है। फिर आपका आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 ये किस लिए होता है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल कई बार परीक्षा में पूछा गया। 44 लिखा होगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या सीधे आपसे पूछ लेंगे आर्टिकल 44 किससे संबंधित है। ज्यादातर आर्टिकल वाले क्वेश्चन या तो ऐसे आते हैं राष्ट्रपति वगैरह से संबंधित, इन सब में अगर आता है सीधे आते क्या आता है, क्रॉस मैच आएगा। इधर एक आर्टिकल लिखा होगा, इधर कुछ लिखा होगा, बोला गया कि मैच करो। आर्टिकल 40 होगा ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, आर्टिकल 44 आपका समान नागरिक संहिता के लिए। आर्टिकल 45 क्या है आपका, आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम बालकों की शिक्षा के लिए। 6 वर्ष से कम बालकों की शिक्षा के लिए ये आर्टिकल जो है दोस्तों ये बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका बाद में वो इंप्लीमेंट किया गया है। जो मैं बता रही हूं आपको आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम बालकों की, जो कम उम्र के बालक होंगे उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल, ठीक है, और देखभाल के लिए। ये दोस्तों जो आया है वो कैसे आया है,
86 संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके द्वारा ये आर्टिकल 45 आपका इंप्लीमेंट किया गया है। 6 वर्ष से कम बालकों की शिक्षा और देखभाल, ठीक है। ये 3 आर्टिकल मैंने बता दिया, अब मैं ऊपर का रब कर दे रही हूँ क्योंकि 2-3 और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं इसमें डीपीएसपी में। 3 आर्टिकल समझ में आ गए। एक आपका 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए है, 44 आपका समान नागरिक संहिता के लिए है और 45 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की शिक्षा और देखभाल के लिए है। ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से ये ऐड हुआ है, ठीक। मैं इसको रब करके आगे जो और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाई आर्टिकल जान जाइए, 36 से 51 है, भाग 4 है आपका। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो भी चीजें यहां नहीं हो पाती हैं या मैं यहां नहीं लिखती उनका मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती चलूंगी, ठीक है। तो आर्टिकल इसके बाद दोस्तों है 48A, आर्टिकल 48A, पहले 48 तो बता दूं। आर्टिकल 48 दोस्तों किसका है? ये है कृषि तथा पशुपालन का संगठन, कृषि तथा पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48। ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चला होगा अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा, ये सब आर्टिकल आपने वहां जरूर पढ़े होंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48A, ये भी आपको ए देख के समझ में आ जा रहा होगा, ये भी संविधान संशोधन के द्वारा आया, ये पहले था नहीं। ये क्या है दोस्तों? पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल है आपका आर्टिकल 48A। इसका जो वो है जिससे आया है ये कौन सा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 से आर्टिकल 48A पर्यावरण के संरक्षण आपका लाया गया है, ठीक है। और आपका 2 आर्टिकल और है, आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 है, ये दोस्तों क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, स्थानों का संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 49 है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 50 आपका क्या है? आर्टिकल 50 क्या है आपका? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक। फिर आपका क्या है आखिरी आर्टिकल 51, 36 से 51 जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, परीक्षाओं में हमेशा आते हैं। 51 आपका क्या है? 51 आपका है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये आपका क्या है? आर्टिकल 51। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 आपका क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में। 48 बता दिया आपको, कृषि पशुपालन का संगठन 48A, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों का संरक्षण है, 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, ठीक। समझ में आ गया? चलिए इसको रब कर दे रही हूं अब मैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 51A भाग 4A पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A पढ़ेंगे, भाग 4A, ठीक है। वो क्या है देखते हैं हम लोग दोस्तों, चलिए वो देखते हैं हम लोग। भाग 4A, ठीक, पार्ट 4A। आर्टिकल क्या है दोस्तों? 36 से 51 डीपीएसपी था, आर्टिकल 51A आपका भाग
4A का है, पार्ट 4A का है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है आपके मूल कर्तव्य। आर्टिकल 51A पार्ट 4A किससे रिलेटेड है? मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? 51A। नाम देख के समझ में आ रहा है कि ए लिखा है, इसका मतलब इसको क्या किया गया है? इसको जोड़ा गया है, इसको संविधान में जोड़ा गया। देखिए आपको बताया गया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे जब बना दिया अम्बेडकर जी उन सब लोगों ने, उनको पता था कि आने वाले टाइम में जरूर ऐसा होगा कि हमारा बनाया हुआ संविधान, इसमें जरूर संशोधन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि आपको भी पता है, इस समय आप लोग घर बनवाते हैं जो स्टाइलिश एकदम मॉडर्न लेटेस्ट डिजाइन होती है वो घर बनवाते हैं, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को क्या लगता है कि वो पुरानी चीज लगती है। उनको लगता है कि नहीं, ये चीजें बेकार बनवा दी, कि ऐसी खिड़की नहीं होनी चाहिए, दरवाजा नहीं होना चाहिए, उसको चेंज कराते ही कराते हैं। ऐसे ही हर चीज के साथ है। तो संविधान बनाने वालों की चीज पता थी कि भाई संविधान में संशोधन जरूर करना पड़ेगा, हमने जो बना दिया उसके बाद इसमें संशोधन जरूर होगा। तो देखिए संविधान संशोधन के ही द्वारा ये मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया। लेकिन कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है दोस्तों? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पता है क्या बोलते हैं? एक मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, न जाने आपको मैं कितनी चीजें बताऊंगी जो इसके द्वारा आई होंगी। मैंने पहले बताया आपको ना, अभी एक आर्टिकल कौन सा बताया था आपको? आर्टिकल 48A पर्यावरण के संरक्षण वाला, वो भी 42nd इसी से आया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, वो भी इसी से जोड़े गए थे 42nd संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, तो मूल कर्तव्य भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। और ये किसकी समिति पर, किसकी वजह से बोले गए? अगर बोला जाए किसने बहुत ज्यादा वो इसमें अपना योगदान दिया, तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद ये मूल कर्तव्य आपके इंप्लीमेंट किए गए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो हमारी 10 थी, 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इनकी संख्या क्या है मूल कर्तव्यों की? 11 है। कितनी है? 11 है। आप बोलेंगे तो मैं इसका आपको वो दे दूंगी कि मूल कर्तव्य क्या क्या है। वैसे आपको मोटा मोटा पता होगा, जैसे कि क्या है, आपको पता है कि अपने ध्वज का सम्मान करना, जो आर्किटेक्ट जितनी भी हमारे क्या कहते हैं स्मारक है उन सबका सम्मान करना, संरक्षण करना, उन सबके तोड़ फोड़ नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी और चीजें हैं जो आपकी मूल कर्तव्य में है। लेकिन मूल कर्तव्य ऐसा स्पेशली कभी पूछा नहीं आता है कि मूल कर्तव्य है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर 3 ही प्रश्न बनते हैं, या तो इसका सीधे आर्टिकल पूछेंगे, आर्टिकल 51A आप बताओगे मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, बताओगे 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ओरिजिनली इसमें 10 थे, बाद में इसमें अभी पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, और किसकी समिति है, किसकी कमेटी पे बोला गया, अनुशंसा पे किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी पे। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी पे ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों संघ की। थोड़ा सा आपको हो सकता है तेज लग रहा होगा, लग रहा हो तो कमेंट में प्लीज बोल दीजिएगा कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें आपकी कवर हो जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो को तो आप पॉज करके उस स्पीड कर करके कुछ भी करके देख सकते हो, लेकिन अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों भाग 4A के बाद भाग 5, पार्ट 5। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है दोस्तों? आर्टिकल है 52 से 151। अभी तक देखिए हमने पढ़ा था ना DPSP 36 से 51। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है। ये आर्टिकल आपका भाग 5वां क्या है? आर्टिकल 52 से 151। और इसका जो नाम है वो क्या है? संघ। क्या है? संघ, यानी कि यूनियन। पार्ट 5 आपका यूनियन या संघ से डील करता है। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए हम आपको पता है संघ में बहुत चीजें हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ कि जो एग्जाम में आने हैं। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, आपको पता है, और आप भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये भी पता होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लोग वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सब कुछ नहीं पढ़ने आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको है। तो संघ में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो हमेशा प्रश्न में आती है वो है संसद। आपसे पूछा जाता है कि संसद जो है, भारत की संसद,
वो किससे किससे मिलके बनी होती है। तो किससे होती, देखिए संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन 3 लोगों से मिलकर क्या बनती है हमारी संसद। कोई भी इसमें से एक नहीं होगा तो क्या होगा, संसद नहीं होगी। संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, इनको मिला के क्या बनती है, भारतीय संसद बनती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट, पहले राष्ट्रपति को देखते हैं। तो राष्ट्रपति में देखिए क्या होता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आपको पता है कोई भी चीज होती है इनसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, लेकिन बाद में साइन जब तक राष्ट्रपति नहीं करता वो चीज कानून भी नहीं बनती है, यही पता होगा। यानी कि जो सारी शक्तियां होंगी ना, मेन पावर होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53(1) में ये बात लिखी हुई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी। आपको पता है कि ऐसे तो पता है कि राष्ट्रपति के पास मेन पावर नहीं होती, मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन किसी भी चीज को अगर आप साइन कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो फाइनल पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। कोई भी विधेयक बिल पास होता है उसका पता है कि वो कब आपका अमेंडमेंट इंप्लीमेंट कब होता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, वो कानून तभी बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे, वो ये पहले तो राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे, आप सभी को पता होगा, मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, सब चीजें मैं कम्युनिटी में पूछती रहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता है ये सब वहां में पूछ चुकी हूँ। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों कि कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है एक ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था, यानी कि उसके अगेंस्ट किसी ने अपने सदस्य को खड़ा ही नहीं किया था। जैसे आजकल कोई भी बीजेपी खड़ा करती है किसी को, तो कांग्रेस भी खड़ा कर देती है कि भाई हमारा ये आदमी खड़ा होगा राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन खड़ा जरूर करते हैं। ऐसा कौन सा टाइम था जिस समय राष्ट्रपति जो था वो निर्विरोध चुना गया, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई नहीं खड़े थे। उनका नाम क्या था, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो राष्ट्रपति थे ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और नीलम संजीव रेड्डी कौन थे, ये जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे। हम लोग और आगे देख लेते हैं, अब और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। देखिए राष्ट्रपति ही पढ़ेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं। एक आपको पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो राष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए होते हैं, कार्यकाल बताइए राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक, और आपको यह भी पता होगा शायद कि राष्ट्रपति जो है वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार के बाद दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा भी उनको बनाया जा सकता है। उसका एक आर्टिकल भी है, उसका आर्टिकल दोस्तों क्या है, 57 है शायद। ठीक है, पुनर्निर्वाचन 57 है आर्टिकल, आर्टिकल 57। इसके द्वारा क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, यानी कि दोबारा तिबारा कितनी बार भी वो निर्वाचित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। और हमको क्या बताना है इसमें, हाँ आपको ये बताना है पद पे 5 साल तक रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए वो होता है। तो एक तो जो होना चाहिए सबसे जरूरी राष्ट्रपति बनने के लिए वो क्या है, वो भारत का नागरिक हो। ये सबसे जरूरी चीज है कि नागरिक जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष से ज्यादा हो। ठीक है, 35 वर्ष से अधिक हो। और क्या हो, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं हो, कोई भी लाभ का पद नहीं हो। अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो पर्सन जो होगा, वो आदमी जो होगा, वो भारत का नागरिक बन सकता है। आप में से भी कोई भी एक भारत के नागरिक हो, 35 वर्षों के हो और लाभ का पद आपके पास नहीं है, तो आप सब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप खड़े हो जाएंगे और जीत जाएंगे। मतलब एक बात बता रही हूँ कि 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं और क्या रह रहा है,
हाँ, कि इनके निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन से लोग लेते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन करते हो उसमें तो आप डायरेक्ट इलेक्शन देते हो, डायरेक्ट कह देते हो, आप ढेर सारे एमएलए को सबको चुनते हो, एमपी को सारे चुनते हो, वोट देते हो, फिर वो सारे एमपी जिस भी पार्टी के होते हैं वहां के मेजोरिटी के लीडर को चुन दिया जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन को, मुझे भी याद नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आपने सीधे वोट दिया और सीधे वो इंसान बन गया, चुन गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग वोट नहीं देते। वोट कौन देता है ये हम लोग अब देखते हैं। राष्ट्रपति को समझ में आ गया, भारत का नागरिक 35 वर्ष और आपका पद नहीं हो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक गण में कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं निर्वाचक गण में दोस्तों, देख लेते हैं। निर्वाचक गण में होते हैं, एक तो आपके होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब कि इलेक्टेड सदस्य। इलेक्टेड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में पता है आपको कि कुछ लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इनके निर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं वो लोग निर्वाचित सदस्य, ठीक, प्लस राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा का मतलब विधानसभा ही होता है, जहां भी विधान परिषद है तो विधान परिषद के लोग नहीं पार्ट लेंगे। कौन लेगा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। और कौन है इसमें रह गया, और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ये आपका बाद में ऐड हुआ है। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। देखिए निर्वाचक गण कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट लेगा, संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड कोई नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य होंगे उन सबके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान परिषद के नहीं होंगे। प्लस दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वहां के भी, उन दोनों जो आपकी विधानसभा है, दोनों आपकी यूनियन टेरिटरी है, उन दोनों के भी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 70, आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल 70 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी ऐड कर दिया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में, यानी कि ये लोग भी पार्ट लेने लगे, ठीक। अब देख लेते हैं और क्या जरूरी चीज है यहाँ पे। हाँ, इसका चुनाव कैसे होता है, मैंने यही बताया अभी आपको। चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष, हाँ देखिए मैं सबसे हिंदी ही ढूंढ रही थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और क्या चीज जरूरी है मैंने बता दी, पदावधि जो होती है 5 साल की होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों, त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे आ सकता है, तो राष्ट्रपति एक तो या तो त्यागपत्र दे दें तब हट सकते हैं, या फिर एक शब्द होता है महाभियोग, इसको सबको रब कर दूं मैं, महाभियोग, महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, मोटा मोटा एक तो और बता दे रही हूं आपको। महाभियोग का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम पावर है, तो जिसके पास भी सुप्रीम पावर थी उसको एक चीज दे दी गई जिसकी वजह से उनको हटाया जा सकता। क्यों, क्योंकि किसी को सुप्रीम पावर आप दे दोगे तो उसका जो मन करेगा वो करेगा, इसीलिए उसके साथ एक क्लॉज लगा दिया गया कि ज्यादा कुछ वो करेंगे तो उनको हटाया भी आ सके। उसी को समझ लीजिए मोटा मोटा कि महाभियोग, अगर आप कुछ बहुत ज्यादा गलत करोगे तो महाभियोग पास होगा। तो राष्ट्रपति को एक तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं, दूसरा महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का जो आर्टिकल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 कई बार आ चुका है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग की इंग्लिश होती है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उसके इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 61 है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो ये है कि अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, या राष्ट्रपति का, आपको पता है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग के द्वारा उसको हटाया गया, इनमें से कुछ भी हुआ तो राष्ट्रपति का पद सिर्फ और सिर्फ कितने महीने तक खाली रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने बाद तुरंत चुनाव कराए जाने सुनिश्चित होता है, ठीक। अब जब तक वो 6 माह पद खाली रहता तब तक क्या होता है, तब तक उस जगह पे या तो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति है वो बैठेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिस समय राष्ट्रपति की डेथ हुई या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन होगा? तब उस समय भारत का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस भी मान लीजिए किसी कारण से नहीं है तो कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम, सबसे वरिष्ठतम जो होगा, सबसे सीनियर जो न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। वैसे इतनी कंडीशन कभी आती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ जाती है तो कोई बात नहीं है। फिर से मैं समझा देती हूँ यहाँ पे क्या मैंने बताया होगी, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, काफी लंबी क्लास नहीं करनी है। आर्टिकल 57 से राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी कि अगर एक बार राष्ट्रपति चुना गया है तो दोबारा फिर चुना जा सकता है। राष्ट्रपति या तो त्यागपत्र देके हट सकते हैं, या तो उनके द्वारा महाभियोग या फिर उनकी डेथ वगैरह हो सकती है। इनमें से अगर कुछ भी होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना सुनिश्चित होता है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो कितने महीने में चुनाव कराना जरूरी है? 6 माह में चुनाव करा देना जरूरी है। उस 6 माह तक क्या राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, उस 6 माह तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। उनकी जगह या तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, और अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जो होगा, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, वो करेगा काम राष्ट्रपति का। महाभियोग जो है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, इंपीचमेंट, वो किस आर्टिकल से? आर्टिकल 61 से। अब कल हम लोग आगे और चीजें पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति वगैरह के बारे में। आज ही ये पढ़ा दूंगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। छोटी छोटी क्लासेस लेके जल्दी जल्दी हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे। चैनल पे अगर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो बिना टेंशन लिए, बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइए। जो भी चीजें यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, आर्टिकल या कोई चीज, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। धन्यवाद।